नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ का जो सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। आज हम लोग इसका एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 6वां पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा उन सभी चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि बीएससी एग्रीकल्चर में आप लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रखे थे, इन सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक एक बार अच्छे से तैयारी करा दी जाए और साथ में इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाए, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा जो अल्टीमेट कोर्स है, अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स, इसको मात्र 1,000 रुपये में परचेज कर लेना है। इसको परचेज कर लेने के पश्चात आपको इतने ढेर सारे सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखे गए हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इसका प्रिपरेशन कराया जाएगा और साथ में हर लेक्चर की आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ नोट्स होगी जो को आपको बाद में रिवीजन करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोर्स जब आप खरीद लोगे और इसको पढ़ोगे, तो इसको पढ़ के कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट आता है, जिसमें एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आपका ये जो कोर्स होने वाला है ये बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। ये जो कोर्स है लगभग 600 घंटे के आसपास की क्लास होगी, इससे ज्यादा ही क्लास होगी। लगभग 600 घंटे की क्लास आपको यहाँ पर मिलने वाली है। हर सब्जेक्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपका जो फंडामेंटल है वो भी क्लियर हो जाए और बिल्कुल एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। मात्र मात्र ये 1,000 रुपये में आपको पूरा मिल जाएगा और ये पूरा 1 साल का कोर्स होने वाला है। इसको मैं पढ़ा भी रहा हूँ इस समय, लगभग 15 से 20 दिन हो गए मुझे ये कोर्स लॉन्च किए हुए। तो लगभग 15 से 20 दिन में मैंने 15 से 20 लेक्चर पढ़ा रखे हैं, जो कि लगभग लगभग आपका 30 घंटे से ज्यादा की क्लास हो चुकी है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे इसको, अगर आप खरीद के पढ़ना चाहते हो तो आप 1,000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको पढ़ सकते हो। या फिर कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर पे चाहे आप व्हाट्सएप कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको इस नंबर से प्रोवाइड करा दी जाएंगे। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और पढ़ते हैं। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रूट टाइप एंड एडिबल पार्ट ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप। जो भी हम डिफरेंट फ्रूट क्रॉप के बारे में आज यहाँ पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि उस डिफरेंट फ्रूट क्रॉप में कौन सा फ्रूट टाइप है, उनके जो फ्रूट है उसका टाइप क्या है और उसका एडिबल पार्ट क्या है, बोले तो हम उसका खाते क्या हैं। ठीक, इसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कैरियोप्सिस क्या होता है। कैरियोप्सिस जितने भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं और जितने भी ग्रासेस होते हैं, उनका जो फ्रूट टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कैरियोप्सिस बोलते हैं। कोई भी सीरियल क्रॉप हो, कोई भी अनाज वाली फसल है या फिर कोई भी घास है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके फ्रूट को हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। इसका फ्रूट टाइप कैसा होता है? छोटा होता है, सूखा होता है, एक सीडेड होता है, जिसके अंदर एक पेरिकार्प होता है जो कि सीड कोट से फ्यूज होता है। कहने का मतलब इसका जो छिलका होता है और पेरिकार्प जो होता है वो दोनों आपस में चिपके रहते हैं और एक छोटा सा ड्राई सीडेड वन सीडेड फ्रूट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। जैसे आप गेहूं देखते होंगे, छोटा सा होता है, सूखा होता है और गेहूं के हर दाने में एक एक ही सीड पाया जाता है। इस तरीके से इसका जो पेरिकार्प होता है और इसका जो सीड कोट होता है, दोनों आपस में चिपके हुए रहते हैं, एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। कैरियोप्सिस का जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो। जैसे स्टार्ची पार्ट जो होता है और जो जर्म होता है उसी को हम खाते हैं। जैसे जो गेहूं है, गेहूं का एंडोस्पर्म खाते हैं और एम्ब्रायो खाते हैं। गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, राइस है, इन सभी का एंडोस्पर्म और एम्ब्रायो खाते हैं और इन सभी का जो फ्रूट का टाइप है वो कैरियोप्सिस होता है। लेग्यूम की बात करें तो लेग्यूम या पोड, ये ज्यादातर जो लेगुमिनस क्रॉप है उनका जो फ्रूट टाइप होता है उसको हम लेग्यूम बोलते हैं। जैसे ग्राम है, आपका पी है, अरहर है, इनका जो फ्रूट टाइप होता है एक ड्राई फ्रूट होता है जो कि स्प्लिट हो जाता है दो सीम्स में, यानी कि ये दो ही बीज पत्री होते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। तो मैंने आपको डाइकोटिलिडनस में बताया था कि जितने भी आपको लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं, ये सभी लेगुम जितने भी लेगुमिनस क्रॉप होती हैं ये आपकी सभी डाइकोटिलिडनस होती हैं। तो इनका जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है? पोड होता है, लेग्यूम होता है।
ये ड्राई फ्रूट फ्रूट होते हैं और आसानी से दो भाग में ये टूट जाते हैं। इनका जो एडिबल पोर्शन होता है वो सीड और कोटिलेडन होता है। कोटिलेडन को हम क्या बोलते हैं? कोटिलेडन को हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र। जैसे आपका चना है, मटर है, अरहर है, इन सभी का हम क्या खाते हैं? इनका हम बीज पत्र खाते हैं। जो दाल होती है इसकी दाल खाते हैं। तो कोटिलेडन क्या होता है? बीज पत्र होता है। अगला है लोमेंटम, जो ग्राउंड नट होता है। इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है? ग्राउंड नट का फ्रूट टाइप जो होता है उसको हम लोमेंटम बोलते हैं। ये कैसा होता है? ए लेग्यूम दैट ब्रेक इनटू सिंगल सीडेड सेगमेंट। ये एक सिंगल सीडेड सेगमेंट के तरीके से ब्रेक होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लेके आते हो ग्राउंडनट तो उसकी जब फली को छीलते हो, मूंगफली को जो फोड़ के निकालते हो, तो उसमें 3 4 5 दाने आपको मूंगफली के मिलते हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे सिंगल सीडेड सेगमेंट है। ये बिल्कुल एक ही सीड इसके अंदर होगा लेकिन 4 5 होते हैं। इसका भी हम सीड और कोटिलेडन खाते हैं, जैसे क्योंकि ये भी लेगुमिनस क्रॉप है, तो इसका भी हम सीड और कोटिलेडन ही खाते हैं। ड्रुप की बात करें तो ये मैंगो होता है। मैंगो का जो फ्रूट टाइप होता है वो ड्रुप होता है। ये कैसा होता है? एक ऐसा फ्लैशी फ्रूट जो कि हार्ड इनर लेयर होता है जिसके अंदर, और ये आगे सीड कोट से इसका जो सीड होता है वो कवर होता है। क्या बोल रहा है कि मैंगो का जो फ्रूट टाइप होता है वो ड्रुप होता है। ड्रुप की सबसे मेन चीज क्या होती है कि ये सिंगल सीडेड होता है। इसके अंदर एक सीड पाया जाता है और फ्लैशी फ्रूट होता है, मतलब इसके अंदर बहुत दल होता है। जो हम खाते हैं ना, मीजोकार्प, पेरिकार्प, इंडोकार्प, इपिकार्प, ये सभी चीजें उसके अंदर ज्यादा मात्रा में रहती हैं। और इनका जो सीड होता है वो एक हार्ड इनर लेयर से ढका हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आम की गुठली बोलते हैं। ठीक, जैसे जब आम खाते हो आप, तो पहले आम का तो जो उसका पेरिकार्प हो वो तो आप छिल के फेंक देते हो, छिलका। मेजोकार्प खा लेते हो। इसके बाद अंदर इंडोकार्प होता है। वही इंडोकार्प बहुत हार्ड हो जाता है जिसको हम गुठली बोलते हैं। और इंडोकार्प के अंदर फिर आपका जो मैंगो होता है उसका सीड पड़ा रहता है। तो मैंगो को क्या बोलते हैं? मैंगो को हम ड्रुप बोलते हैं। कोई भी अगर पौधा है, अगर उसका फ्रूट ड्रुप टाइप का है, तो उसका जो सीड होगा वो एक हार्ड इनर लेयर के अंदर ढका रहता है। इसका जो एडिबल पार्ट है मैंगो का, वो हम क्या खाते हैं? मैंगो का हम मेजोकार्प खाते हैं, जो कि फ्लैशी मिडिल लेयर होता है। जो सबसे बाहर का लेयर होती है छिलका होता है, मिडिल लेयर उसका जो दल होता है उसको हम खाते हैं मेजोकार्प। और एंडोकार्प जो होता है वही हार्ड हो जाता है, वही गुठली बन जाता है। आगे बात करते हैं, बेर है, पाम है, डेट पाम है। ये भी एक तरीके का ड्रुप होता है। इसका हम पेरिकार्प और मेजोकार्प खाते हैं। ठीक, पेरिकार्प क्या होता है? जब मेजोकार्प और इपिकार्प आपस में मिल जाता है, जब मेजोकार्प और इपिकार्प मिल जाता है तो उसी को हम पेरिकार्प, एपिकार्प बोलते हैं। ठीक, तो मेजोकार्प एक्सोकार्प को मिला के बोलते हैं पेरिकार्प। 3 चीजें होती हैं, मैंने कई बार बताया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये हार्टिकल्चर का चीज है, क्योंकि बेर पाम और डेट पाम आपको ये सब हार्टिकल्चर वाली चीजें हैं। तो जब मैं हार्टिकल्चर बताऊंगा तो उसमें मैं आपको पेरिकार्प क्या होता है, मेजोकार्प क्या होता है, एक्सोकार्प क्या होता है, एपिकार्प क्या होता है, फ्रूट भ्रूण क्या होता है, बीजपत्र क्या होता है, इसके साथ साथ प्लेसेंटा क्या होता है, एरिल क्या होता है, पेपो क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बिल्कुल आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। आगे बात करते हैं बेरी के बारे में। तो बेरी जो होता है वो होता है आप टोमेटो, ग्रेप, ब्रिंजल, बनाना, चिली। हाँ, एक चीज और बताऊं, ये जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो जो मैं कोर्स बोल रहा हूँ उस कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ये इसको जो मैं हार्टिकल्चर में पढ़ा दूंगा, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है, बहुत डिटेल में समझना है सभी चीजों को, बिल्कुल फंडामेंटली अच्छे से समझ जाओगे। जब आप एक बार इसका फंडामेंटल अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। फिर बाद में जो वन लाइनर है वो तो आप खुद भी पढ़ लोगे, खुद ही याद कर लोगे। बाकी वन लाइनर भी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ने वाला हूँ उस 1,000 रुपए वाले कोर्स में। अल्टीमेट का मतलब है बिल्कुल अल्टीमेट, आपको वहां सोल्यूशन मिलेगा भी। अल्टीमेट एग्रीकल्चर जैसे कोर्स का नाम है, तो उस तरीके से आपको वहां सब कुछ चीजें मिलने वाली। बेरी के बारे में बात करते हैं तो बेरी जो फ्रूट टाइप होता है वो मैंगो, ओ सॉरी, टोमेटो, ग्रेप, ब्रिंजल, बनाना, चिली में पाया जाता है। ये भी एक तरीके का फ्लैशी फ्रूट होता है, लेकिन इसमें एम्बेडेड पल्प होता है और इसमें ढेर सारे सीड पाए जाते हैं।
किसी भी का देख लो, एक फ्रूट में ढेर सारे सीड पाए जाते हैं, बेरी में यही चीज होती है। ये याद कैसे करो कि बेरी में बेरी बेरी सीड आता है, बेरी बेरी मतलब बार बार सीड आता है। टमाटर में ढेर सारे सीड होते हैं, ग्रेप में ढेर सारे सीड होते हैं, बाकी अब तो ग्रेप में पार्थिनोकार्पी की वजह से उसमें सीड आता ही नहीं है। बनाना में भी सीड नहीं आता है। लेकिन अगर सीडेड बनाना आपने कभी खाया हो तो आपको बनाना में, चिली में, ब्रिंजल में, इन सब में ढेर सारे आपको सीड देखने को मिलते हैं। एक फ्लैशी फ्रूट होता है और उसके अंदर आपको ढेर सारे सीड देखने को मिलते हैं। इसका हम खाते क्या है, इसका हम पेरिकार्प और प्लेसेंटा खाते हैं, जो कि फ्रूट वॉल एंड सीड बेयरिंग टिश्यूज होते हैं। बेरी के बारे में बात करें तो पपाया भी एक तरीका का बेरी होता है। इसका भी हम मेसोकार्प खाते हैं। आपका जो अमरूद होता है ये भी बेरी होता है। इसका भी हम एपिकार्प और मेसोकार्प खाते हैं। हेस्पेरेडियम क्या होता है, सिट्रस का जो फ्रूट टाइप होता है वो हेस्पेरेडियम होता है। कैसे होता है, ये एक मॉडिफाइड बेरी होता है, जो कि इसका जो रिंड होता है थोड़ा लथारी हो जाता है। इसका जो स्किन होता है थोड़ा सा लथारी हो जाता है, और इसमें जूसी वेसिलस पाए जाते हैं। बोले तो इनका जो सीड होता है, सीड के ऊपर के जो हेयर पाए जाते हैं, उनके अंदर जूस भर जाता है, जूसी हेयर पाए जाते हैं, वही खाते हैं इसके अंदर। तो ठीक है, एंडोकार्पिक जूसी हेयर जो होता है उसी को खाते हैं। सीड के ऊपर का जो हेयर होता है वही खाया जाता है इसका। सिट्रस का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या होता है, हेस्पेरेडियम होता है। आगे है अपना बेलोस्टा। बेलोस्टा का फ्रूट टाइप किसमें पाया जाता है, पोमोग्रेनेट का जो फ्रूट टाइप होता है वो बेलोस्टा होता है। ये भी एक ही तरीके का फ्लैशी फ्रूट होता है, जिसमें ढेर सारे सीड होते हैं और अलग अलग सीड सराउंडेड होते हैं जूसी एरिल के द्वारा। तो इसका हम खाते क्या है, एरिल खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब पोमोग्रेनेट के दाने निकालो तो लाल लाल दाने में सफेद सफेद सा सीड होता है। तो सफेद सफेद सा सीड होता है और लाल लाल उसके ऊपर एक कवर सा लगा होता है, वही हम खाते हैं। वो जो लाल लाल सा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। तो पोमोग्रेनेट का क्या खाते हैं, सीड के ऊपर का जो एरिल होता है उसी को खाते हैं, जो कि एक जूसी कवरिंग होता है सीड के ऊपर। और इसका बेलोस्टा क्यों कहा जाता है, ये फ्लैशी फ्रूट होता है और इसमें ढेर सारे ऐसे पतली पतली चादर लगी होती है। एक फ्रूट के अंदर ढेर सारे सीड पाए जाएंगे, लेकिन वो जो सीड होते हैं वो पतली सी चादर के तरीके से अलग अलग वहां पर आपको ऐसे जगह देखने को मिलेगी। ऐसे जैसे बना है मैंने बता दिया, उसमें आपको ऐसे पतली सी एक झिल्ली देखने को मिलती है। उस झिल्ली के बीच में यहाँ ढेर सारे सीड होंगे, फिर एक झिल्ली और होगी, फिर उसमें सीड होंगे, फिर एक झिल्ली और होगी, उसमें सीड होंगे। इस तरीके से आपको अनार में देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, बेलोस्टा बोलते हैं। पोम के बारे में बात करें तो पोम जो होता है वो एप्पल में पाया जाता है। एप्पल का जो फ्रूट टाइप होता है वो पोम होता है। ये एक ऐसा फ्लैशी फ्रूट होता है जो कि फ्लोरल कप से ड्राइव होता है। बोले तो इसको हम क्या खाते हैं, इसका हम खाते हैं पुष्पासन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका जो पुष्पासन होता है उसको हम खाते हैं। इसका थैलस जो होता है वो खाया जाता है विथ सीड इन ए कोर। इसका सीड अंदर चला जाता है, थैलस वो नीचे बढ़ जाता है, और यही पुष्पासन इसका हम खाते हैं। एडिबल पोर्शन क्या होता है, इसका फ्लैशी थैलस जो होता है इसी को खाया जाता है। आगे है पेपो। कुकुरबिट्स जो होते हैं इनका जो फ्रूट टाइप होता है वो पेपो होता है। ये होते कैसे हैं, इनका ऐसे अगर आप किसी भी तरबूज को, खरबूज को, खीरा ककड़ी को तोड़ोगे तो आपको ऐसे अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, किसी में 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, किसी में 4, किसी में 6 अलग अलग मिलेंगे। और जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ऐसे सीड लगे हुए हैं, यहाँ पर ऐसे सीड लगे हुए हैं, इस तरीके से आपको ऐसे सीड लगे रहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग होता है। बोले तो यहाँ से अगर आप काटोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे नेचुरली यहाँ से ये डिवाइड है, इस तरीके से पाया जाता है। और इसके अगल बगल में ऐसे सीड लगे होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेपो टाइप का सीड बोलते हैं। और पेपो में क्या खाते हैं, कुकुरबिट्स में, कुकुरबिट्स में सबका मेजोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं। नट जो होता है ये, जो आपका कोकोनट है, इसका जो फ्रूट टाइप होता है वो नट होता है। एक ड्राई फ्रूट होता है जो कि इंडी इंडेसेंट फ्रूट होता है, टिपिकली विथ ए हार्ड सेल। जितने भी आपके नट्स होते हैं ये एक हार्ड सेल के अंदर कवर रहते हैं। जैसे आपका आलमंड है, अखरोट है, और इसके साथ साथ कोकोनट है, ये सभी एक बाहर से बहुत हार्ड हार्ड सेल होती है, उसी के अंदर ये ढके रहते हैं, इसके ऊपर हार्ड कवरिंग पाई जाती है। इसका हम खाते क्या है, इसका हम एंडोस्पर्म खाते हैं। ठीक।
आगे बात करते हैं ऑयल परसेंटेज ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। जो हम ऑयल सीड क्रॉप ग्रो करते हैं उनमें कौन कौन से ऑयल क्रॉप में कितना कितना ऑयल परसेंटेज पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे अपना ग्राउंड नट है और सनफ्लावर है, तो ग्राउंड नट और सनफ्लावर के अंदर लगभग 44 से लेके 50% तक इसके अंदर तेल पाया जाता है। सोयाबीन में 18 से 20% तेल पाया जाता है। सिसमम में आपका 46 से 52% तेल पाया जाता है। कैस्टर में 35 से 40%, सेफ्लावर में 24 से 36%, नाइजर में 35 से 45%, रैप सीड में 33 से 34% और कोकोनट में आपका बिल्कुल 55 से 60% इसके अंदर जो है ऑयल परसेंट वो पाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप सोयाबीन का 18 से 20% याद कर लो। इसके बाद आप याद कर लो मस्टर्ड का ये 33 से 34%, और कोकोनट का आपका जो 55 से 60% है, इसको याद कर लो। तो ये तीन चीजें तो याद करनी जरूरी है। इसके साथ साथ आप ये याद कर लो सनफ्लावर का 44 से 50%। ये आपको चार तो याद कर ही लेना है, बिल्कुल अपरिहार्य है। इसको याद करना तो मैक्सिमम जरूरी ही है, इसको तो आपको याद ही कर लेना है। आगे बात करते हैं रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ फील्ड क्रॉप। जो भी हम फील्ड क्रॉप ग्रो करते हैं उनकी रिकमेंडेड सीड रेट कितनी होती है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड में कई कई क्रॉप की अलग अलग सीड रेट होती है। तो पर हेक्टेयर कितने सीड की जरूरत होती है अगर हमको इसकी सोइंग करनी है। जैसे आपका राइस है, अगर राइस की हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल राइस है, तो 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। अगर इसकी हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, बिना नर्सरी के डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं, डायरेक्ट इसकी सोइंग कर देते हैं, तो हमको 80 से लेकर 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड की जरूरत पड़ती है। अगर डिबलिंग या ड्रिलिंग करते हैं तो 25 से लेकर 30% की जरूरत, 25 से लेकर 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। हाइब्रिड राइस जो कि हम नर्सरी लगा के तब इसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। आपका जो एसआरआई मेथड है इसमें 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। गेहूं जो है इसकी जो अगर ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो 100 से लगभग 125 किलोग्राम इसकी सीड रेट की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर मेज की बात करें, मक्का की, तो हाइब्रिड मक्का है तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कंपोजिट मक्का है तो 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सोरगम, मूंग और अरहर की बात करें तो 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। पर मिलेट 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ग्राम है 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। फील्ड पी है 75 से 100 किलोग्राम पे पर हेक्टेयर। उर्द, काउपी और सनहैम्प जो है वो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी सीड रेट की जरूरत पड़ती है। लेथाइरस जो है अगर प्योर क्रॉप अगर ग्रो कर रहे हैं तो लगभग 40 से 50 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। अगर मिक्स करके बो रहे हैं किसी और दूसरे क्रॉप के साथ तो 8 से 10 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। और अगर उटेरा करते हैं तो ये 80 किलोग्राम की जरूरत इसमें पड़ती है। आगे बात करते हैं लेंसीड, लेंतिल या फिर लेंसीड। इसकी जो सीड रेट होती है वो 30 से 40 किलोग्राम होती है। सोयाबीन की 70 से 80 किलोग्राम होती है। सनफ्लावर की 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। सनफ्लावर, शुगर बीट और जूट का लगभग 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। कैस्टर का 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। कॉटन का लगभग 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। कॉटन में अलग अलग वेराइटी का तो अलग अलग होता है, तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल देखने को मिल रहा है। बाकी जो हाइब्रिड होता है वो का उसको 1.5 से लेके 2 से 2.5 किलोग्राम, 1.5 से लेके 2.5 किलोग्राम जो होता है वो हाइब्रिड का जो सीड रेट होता है वो होता है। बाकी जो नॉर्मल है वो आपका बिल्कुल 10 से 12 किलोग्राम होता है। हाइब्रिड कॉटन की बात करते हैं, यहाँ 2.5 से 3 किलोग्राम, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है हाइब्रिड कॉटन का, और साथ में टोबैको का। कहीं कहीं पर आपको 1.5 किलो भी देखने को मिलता है, तो आपको बिल्कुल चौंकने की जरूरत नहीं कि आपने डेढ़ डेढ़ किलो क्यों पढ़ा दिया। कुछ कुछ बुक्स में मैंने 1.5 किलो भी देख रखा है, इस वजह से मुझे 1.5 किलो याद आ गया। तो 1.5 किलो भी होता है। वैसे 2.5 से 3 किलो भी अगर आपको दिख रहा है तो 2.5 से 3 किलो भी आप लगा सकते हो। पोटैटो की बात करें तो लगभग इसका 10 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर इस ट्यूबर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका सीड का ट्रांसप्लांटिंग होती नहीं, तो इसमें ट्यूबर की जरूरत पड़ती है। लगभग कितनी, लगभग लगभग आपको 10 से 15 कुंटल पर हेक्टेयर ट्यूबर की जरूरत पड़ती है। कोदो की बात करें तो 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर कोदो की जो क्रॉप होती है उसके लिए जरूरत पड़ती है। कोदो एक आपकी सीरियल क्रॉप होती है। लूसन की बात करें तो ये 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। बरसीम, अगर डिप्लॉयड बरसीम है तो आपको 20 से 25 किलोग्राम, और टेट्राप्लॉयड है तो 30 से 35 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। अगर फॉडर मेज हम लगा रहे हैं तो लगभग 40 से 60 किलोग्राम लगेगा, और फॉडर बाजरा लगा रहे हैं तो लगभग 20 से 30 किलोग्राम लग रहा है। वैसे नॉर्मल अगर बाजरा लगाते हैं तो हमको 4 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर केवल बाजरे की जरूरत पड़ती है। ओट के बारे में बात करें तो स्मॉल सीडेड है तो 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर जरूरत पड़ती है, और बोल्ड सीडेड है तो 100 से 120 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। क्लस्टर बीन या फिर ग्वार जो है वो 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी जरूरत पड़ती है। और थाइसोनेट जो है आपका वो 20 से लेकर 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जरूरत इसको पड़ती है।
आगे बात करते हैं रिकमेंडेड प्लांटिंग ज्योमेट्री स्पेसिंग। प्लांटिंग ज्योमेट्री के बारे में आज ही मैंने पेड जो कोर्स मैंने लॉन्च कर रखा है उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था। प्लांटिंग ज्योमेट्री क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है फील्ड क्रॉप की। अब आज हम यहाँ पर इसमें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि क्रॉप की ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो उसमें कितनी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस कितना रखा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर बात पूछी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांसप्लांटिंग, हम चावल की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो 20 × 10 सेंटीमीटर। ये जो स्टार्टिंग में लिखा है ये आपका प्लांट, ये आपका लाइन टू लाइन स्पेसिंग है। क्या है? लाइन टू लाइन है। और आपको जो ये पीछे वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका प्लांट टू प्लांट है। ठीक, प्लांट टू प्लांट। एक नॉर्मल फिनोमिना ये होता है कि जो चीज छोटी होती है, इन दोनों में एक संख्या छोटी होगी तो जो छोटी होगी वो होगी आपकी जो जो छोटी होगी वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा और जो बड़ा होगा वो लाइन टू लाइन डिस्टेंस। जैसे ट्रांसप्लांटिंग में 20 × 10 बोला जा रहा है, 20 × 10 सेंटीमीटर में। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखेंगे वो 20 रखेंगे, और जो सॉरी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 10 रखेंगे और रो टू रो डिस्टेंस 20 रखेंगे। हाइब्रिड जो राइस होता है उसमें 20 × 15 सेंटीमीटर रखते हैं। CRI मेथड जो है उसमें लगभग आपका कितना रखते हैं, उसमें रखते हैं 25 × 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इसको कैसे लगाया जा सकता है? सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका नंबर ऑफ प्लांट इसमें लगभग 5 लाख आएगा, इसमें 3,33,333 आएगा, इसमें 1,16,000 आएगा। कैसे निकालना है इसको, आप पहले मीटर को सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो और इसके बाद फिर आप फॉर्मूला लगा दो, स्पेसिंग बटा 100 मल्टीप्लाई 100 बटा प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इन मीटर। ठीक, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट इन मीटर, ये भी मीटर में, ऊपर वाला भी मीटर में। तो ऐसा करके जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ प्लांट निकल जाता है। वीट की बात करें तो गेहूं का जो होता है वो लगभग 22.5 रो टू रो और प्लांट टू प्लांट इसकी डिस्टेंस तो होती नहीं है, रो टू रो केवल डिस्टेंस रखी जाती है तो 22.5 रखी जाती है। मैच के बारे में बात करें तो 60 × 25 इसका रखते हैं। उर्द जो है उसमें मूंग या उर्द जो है 40 × 10 पे रखते हैं। देसी कॉटन है तो उसमें 60 × 30 रखेंगे। हाइब्रिड कॉटन है तो 120 × 60 रखते हैं। सोरगम है तो 45 × 15 रखते हैं इसकी स्पेसिंग। ग्रीन पी, ग्राम पी, काउ पी, तिल, सनहैम या फ्रेंच बीन है तो 30 × 10 रखते हैं। पोटैटो है तो 50 × 20 रखते हैं, 60 × 25 रखते हैं। दो तरीके से हम रख सकते हैं, वेराइटी टू वेराइटी डेवलप डिपेंड करता है। सनफ्लावर है तो 60 × 20 सेंटीमीटर रखते हैं। ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन और कोदो है तो 45 × 5 सेंटीमीटर रखेंगे। जूट है तो 20 × 7 सेंटीमीटर रखेंगे। कैस्टर है तो 60 × 45 या फिर 45 × 60 रख सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर दिया गया है केवल। शुगर केन 75 से 90 सेंटीमीटर रो टू रो डिस्टेंस इसके रखते हैं। और लेन तिल जो आपका है उसमें 30 से 5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं। लाइन टू लाइन 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 5 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखी जाती है लेन तिल में। आगे हम बात करते हैं टेस्ट वेट की। टेस्ट वेट क्या होता है? 1,000 सीड का जो वजन होता है उसको हम टेस्ट वेट कहते हैं। सीड इंडेक्स क्या होता है? 100 सीड का जितना वजन होता है उसको सीड इंडेक्स कहते हैं। ध्यान से समझना, 1,000 सीड का जो वजन होगा, 1,000 सीड के वजन को टेस्ट वेट कहेंगे और 100 सीड के वजन को सीड इंडेक्स कहते हैं। ठीक, तो 1,000 सीड, राइस के 1,000 सीड का वजन कितना होता है? 25 ग्राम। तो इसलिए राइस का टेस्ट वेट कितना होता है? 25 ग्राम होता है। बासमती जो होता है इसके 1,000 सीड को अगर हम लेके तोलेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 21 ग्राम मिलेगा। तो इसका टेस्ट वेट कितना हो गया? बासमती का कितना होता है? बासमती का 21 ग्राम होता है। व्हीट, बार्ले और ओट का 30 से 40 ग्राम होता है। सोयाबीन का 55 ग्राम होता है। मूंग का 34 से 36 ग्राम होता है। मटर का 100 ग्राम होता है। काउपी का 80 ग्राम होता है। मस्टर्ड का 3 से 5 ग्राम होता है। बाजरा का 5 से 7 ग्राम होता है। इसके साथ साथ सोरगम का 25 से 30 ग्राम होता है। फ्रेंच बीन का 38 से 44 ग्राम होता है। तंबाकू का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2.5 से 3 ग्राम होता है। बोले तो बहुत ज्यादा कम होता है, लगभग 2.5 से 3 ग्राम में ही 1,000 इसके 10,000 सीड आ जाते हैं। तो ये ध्यान से समझ लेना, यहाँ 10,000 सीड की बात हो रही, नहीं सब पका जाओ। 10,000 सीड, 2.5 से लेके 3 ग्राम में इसके 10,000 सीड आ जाते हैं। बहुत ज्यादा इसका, बहुत कम होता है इसका जो टेस्ट वेट होता है। आगे अपन बात करते हैं टेस्ट वेट ऑफ फील्ड क्रॉप में। जैसे लेंसीड और सनफ्लावर है, इसका जो टेस्ट वेट होता है 10 ग्राम होता है। लूसन का 2 से 4 ग्राम होता है। सनफ्लावर का 50 से 60 ग्राम होता है। कॉटन और अरहर का 70 से 72 ग्राम होता है।
म्यूटेंट वैरायटी की बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी म्यूटेंट वैरायटी है जिनको म्यूटेशन के थ्रू बनाया गया है। म्यूटेशन क्या होता है? जब सडनली कोई हेरिटेबल चेंज आ जाता है किसी एक प्लांट में, जिसकी वजह से उसका जो करेक्टर होता है, जो पूरे फील्ड में दूसरे पौधे होते हैं उनके करेक्टर से चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। सडन हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एनी प्लांट इज नोन एज म्यूटेशन। तो जैसे राइस है, राइस की जो म्यूटेंट वैरायटी है जगन्नाथ है और प्रभनी है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी चीजें तो आप बिल्कुल हल्के में नहीं लो, समझाने वाली चीजें हैं नहीं, इस वजह से मैं केवल पढ़ दे रहा हूँ। बाकी जो कुछ समझाने वाली चीजें, जैसे म्यूटेशन समझाने वाली चीज थी तो मैंने इसको बता दिया, बाकी इसको हल्के में नहीं लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जिससे वारा लक्ष्मी जो है ये वैरायटी पूछी गई है। सॉरी, विशाखा जो वैरायटी है इसके बारे में पूछा गया है। जगन्नाथ है, परभनी है, जयाश्री है, ये सभी वैरायटी जो रोसिका जो वैरायटी है, ये सभी वैरायटीज के बारे में कई बार कई कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इस वजह से इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। राइस की म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी है? जगन्नाथ है और प्रभावती है। प्रभनी बोल रहा था, इसको प्रभावती है। चिकपी जो है BGM 48 और BGM 413 और हंस, ये चिकपी की वैरायटी है। मटर की क्या है? ट्रॉम्बे और विशाखा, ये आपकी जो है विशाखा वन, ये आपकी मटर की वैरायटी है। अरहर जो है ट्रॉम्बे और विशाखा वन, ये आपकी अरहर की वैरायटी है। इसके साथ साथ आपको जो गेहूं है इसमें है सरबती सोनोरा। सरबती सोनोरा एक गेहूं की म्यूटेंट वैरायटी है। कॉटन जो है MCU 7 और MCU 10। टोबैको की जयश्री और भव्या जो है। मूंग मूंग धुली और पंत मूंग 2 और MUM, ये आपकी जो 3 वैरायटी है मूंग की, ये आपकी बिल्कुल म्यूटेंट वैरायटी है। उर्द में CO1 और सारला सरला, ये आपकी उर्द की वैरायटी है। मैंगो में रोजिका जो वैरायटी है ये म्यूटेंट वैरायटी। टर्मरिक का BSR 1, ये भी एक म्यूटेंट वैरायटी है जो कि एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन डिफरेंट फॉडर एंड फ्रूट क्रॉप। जो भी हम फॉडर और फ्रूट क्रॉप ग्रो करते हैं, कुछ के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि जानवरों के लिए और इसको कंज्यूम करने वाले लोगों के लिए हार्मफुल होता है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो सोरगम होता है, जिसको हम ज्वार बोलते हैं, चेरी बोलते हैं, चेरी के अंदर एक HCN नाम का विष पाया जाता है जिसको हम ड्यूरिन या फिर प्रसिक एसिड बोलते हैं, जो कि आगे चलकर साइनाइड बनाता है। इस वजह से ये काफी ज्यादा नुकसानदेह होता है। अगर जानवर इसको खा लेता है, 0.5 mg अगर जानवर के अंदर चला गया, 0.5 मिलीग्राम अगर जानवर के अंदर इतना भी चला गया तो जानवर हमारा मर सकता है, इतना ज्यादा ये हार्मफुल होता है। अल्फा अल्फा या लूसर्न और बर्सिन के अंदर सपोनिन पाया जाता है। एक बिटर कंपाउंड होता है जो कि अफेक्ट करता है न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्बेशन को। पर्ल मिलेट और नेपियर ग्रास के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्बेशन को अफेक्ट करता है। स्वीट पोटैटो है जो कि स्वीट पोटैटो के अंदर मेलिलोटस स्पीसीज ये है। इसमें क्या पाया जाता है? स्वीट स्वीट क्लोवर के अंदर पाया जाता है क्यूमेरेंस, जो कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइक्यूमेरॉल एंड एंटी गोआगुलेंट्स, इस तरीके का होता है। इसके अंदर मतलब क्या पाया जाता है? क्यूमेरेंस पाया जाता है। इसके साथ साथ अपना आता है ल्यूकेरिना एंड ल्यूकोसिफेला, जिसको सुबबुल बोलते हैं। सुबबुल के अंदर मिमोसाइन पाया जाता है जो कि एक टॉक्सिक अमीनो एसिड होता है। लेथाइरस या खेसारी के अंदर लेथार्जिन या फिर न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। BOAA एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसकी वजह से लेथायरिज्म आता है, मतलब थोड़ा सा आदमी लेथायरस फील करता है, थोड़ा सा थका थका महसूस करता है। सेफ्लावर जो होता है इसके अंदर पॉलीफिनॉल्स पाया जाता है जो कि खाने की क्वालिटी को, फीड की क्वालिटी को घटा देता है। आगे आता है अपना सूडान या फिर व्हाइट क्लोवर और सोरगम। इसके अंदर साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स पाया जाता है जो कि एक रिलीजिंग साइनाइड होता है। ये भी एक HCN टाइप का विष पाया जाता है जो कि साइनाइड ये भी बनाता है। मस्टर्ड के अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है, एक तरीके का फैटी एसिड होता है जो कि हार्मफुल होता है हाई अमाउंट में अगर इसका कंजम्पशन कर लिया जाए। जो अपना फ्रेंच बीन होता है इसके अंदर पाया जाता है हेमाग्लू हेमोग्लूटिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज इनहिबिटर पाया जाता है। ट्रिप्सिन और एमाइलेज ये 2 तरीके के एंजाइम होते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में, हमारे भोजन को पचाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन जब हम फ्रेंच बीन का सेवन करते हैं तो इसमें इनहिबिटर पाए जाते हैं जो कि ट्रिप्सिन और एमाइलेज एंजाइम जो हमारी बॉडी में निकल रहा होता है, स्रावित हो रहा होता है,
ये दोनों एंजाइम के श्रवण को रोक देता है। बोले तो ये दोनों एंजाइम हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं कर पाती है, तो इसलिए ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। पिजन पी और काऊ पी के अंदर पाया जाता है ट्रिप्सिन इमिटर। ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ये हमारा प्रोटीन को पचाने का एंजाइम होता है। इसकी वजह से हमारी प्रोटीन जो होती है वो पचती है। जो भी हम प्रोटीन दाल के रूप में खाते हैं वो हमारी प्रोटीन जो पचती है वो आपकी ट्रिप्सिन और पेप्सिन एंजाइम की वजह से पचती है। तो जो आपका पिजन पी और काउपी होता है इसके अंदर एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है जो कि प्रोटीन के डाइजेस्टिबिलिटी को वो क्या करता है, अटैक करता है। तो हमारा प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सबसे मेन चीज ये है कि ज्यादातर इसके अंदर जो भी टॉक्सिन पाए जाते हैं वो सभी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इस वजह से हमें फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसको जब हम पका के खाते हैं तो इसके अंदर की जितने भी टॉक्सिन है वो सभी खत्म हो जाते हैं। बाकी जैसे अपना सोरघा में चरी है, तो चरी के अंदर जो HCN नाम का जो विष पाया जाता है जो कि साइनाइड बनाता है, जिसको खाने से जानवर मर जाता है, मैंने बताया। तो ये जब आपके घुटनों तक होता है, नी हाइट स्टेज जिसको हम कहते हैं, आपके घुटनों के बराबर तक जब तक होता है आपका चरी, तब तक जानवरों को बिल्कुल भी नहीं खाने देना चाहिए। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए और इसमें 2-4 बार पानी की बरसात हो जाए तो इसके अंदर जो HCN होता है उसकी मात्रा घट जाती है, तब इसको जानवरों को हम खिला सकते हैं। वैसे अब जो वैरायटी आने लगी है धीरे धीरे, उन वैरायटियों के अंदर HCN पाया नहीं जाता है, तो ज़्यादा उस तरीके की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन क्या भरोसा, अगर मिल गया तो हमको अपने जानवरों को चरी खिलाते समय सुरक्षित रखना चाहिए। जब तक इसकी हाइट हमारी कम से कम कमर तक तो हो ही जाए, जब तक कमर तक नहीं हो जा रही तब तक तो इसको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। और खिलाने से पहले इसको 1-2 बार सिंचाई कर देनी है, और अगर संभव हो तो स्प्रिंकलर सिंचाई कर देते हैं, जिससे हमारा HCN जो विष है इसका जो कंसंट्रेशन है वो घट जाता है, तो हमारा जानवर खाने के बाद इसको मरता नहीं है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर जो वीडियो दिया गया है, इस वीडियो को देख के 1000 रुपये का पेमेंट करके आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को भी आप देख के अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।